हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, विज्ञान एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चंस फंसते ही फंसते हैं। एग्जाम चाहे किसी भी लेवल का हो, कोई भी स्तर का हो। इसलिए साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को बिना स्किप के एंड तक पूरा ध्यान से देखना। और एक रिक्वेस्ट मेरी और है कि आप कोशिश क्या करिए, जिस भी क्वेश्चंस का आप राइट आंसर जानते हो या नहीं जानते हो, आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने की कोशिश किया करो। चाहे भले ही गलत हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। तो साथियों, जिस भी क्वेश्चंस का आंसर आपको आता है या नहीं आता है, आप सही गलत जैसा भी आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो किसी भी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है उसके तापमान पर, इसलिए विकल्प ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बट पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की पहली सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? जो नेत्र गोलक होता है वो चालित होता है 6 मांसपेशियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है? तो सभी अम्लों में समान तत्व है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो ऑक्सीकरण को परिभाषित किया गया है इलेक्ट्रॉनों की हानि के द्वारा। हानि के रूप में, इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में परिभाषित किया गया किसको? ऑक्सीकरण को। तो साथियों, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एग्जाम में फंसते हैं। रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम प्राप्त किया जाता है पिच ब्लेंड से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड या फिर पिच ब्लेंड? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं दर्पण को चमक देने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? चांदी, सोना, एल्यूमिनियम या फिर सोडियम? आपसे पूछा गया सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है अवकरण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पीएच मान का निर्धारण किया था सोरेनसन ने। किसने? सोरेनसन ने, ये नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः कहां होता है? प्लीहा में, हड्डियों में, चर्बी में या फिर मांसपेशियों में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चर्बी में संग्रहण होता है किसका? वसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है लिनियस को। आगे बढ़ते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? स्लाइडेन एवं श्वान ने। यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, फाइकोलॉजी। जो शैवालों के अध्ययन को कहते हैं हम फाइकोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट। तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपकी पूना में। पूना कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, मलेरिया रिसर्च सेंटर है दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित है? तो अंगूरों का उत्पादन संबंधित है विटीकल्चर से। किससे संबंधित है? विटीकल्चर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र रोगों का चिकित्सक क्या कहलाता है? नेत्र रोगों के चिकित्सक को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट कहते हैं नेत्र रोगों के चिकित्सक को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है आपका इज्जत नगर में। और अब आप कमेंट करिएगा कि इज्जत नगर किस राज्य में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो रात के समय आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। और क्यों दिखाई देता है, मैंने भाई साहब सौर मंडल की वीडियो में मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल से समझा रखा है कि मंगल लाल
क्यों दिखता है और मंगल लाल होने का कारण क्या है? तो आप हमें कमेंट करिएगा कि मंगल लाल क्यों दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन करता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन। कुछ बच्चे क्या है हाइड्रोजन टिक करते हैं, हाइड्रोजन, बट हाइड्रोजन नहीं है। और ये ऑक्सीजन कितनी है? लगभग 46.6% है। कितनी है? लगभग 46.6% के आसपास है ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी की सतह पर, सबसे अधिक मात्रा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूजन करेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब से पहले क्या था? सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह था बृहस्पति, बट अभी बृहस्पति नहीं है भाई साहब, अभी हो गया है कौन सा? शनि ग्रह सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। और कब से बन गया है? तो याद रखिएगा 2019 में खगोलविदों ने शनि ग्रह का चक्कर लगाया था और पता लगाया था 20 नए उपग्रहों के बारे में, और 20 नए उपग्रह शनि के और पाए गए हैं। इसलिए अब कितने हो गए हैं? अब हो गए हैं इसके पास में 82 उपग्रह। कितने हो गए हैं? 82। और बृहस्पति के पास कितने हैं? तो इसके पास है भाई साहब 79। याद रखिएगा मात्र 79 है और इसके पास हो गए 82। चलिए याद रखिएगा, अब के बाद आप भूलिएगा बस, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा बन गया है? शनि ग्रह बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र दोनों ही है, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों, इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? अर्थात किसके अंतर्गत पक्षियों से संबंधित अध्ययन होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं इसे? ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत ही होता है पक्षियों से संबंधित अध्ययन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 के निम्न में से कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? क्रोसिन, कैरोटीन, राइबोफ्लेविन या फिर केसर तेल? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कैरोटीन। ये केसर का उत्तम स्रोत नहीं है, बाकी सभी केसर के उत्तम स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था? तो पहला जो कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट था वो बनाया गया था भाई साहब 1960 ईस्वी में। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1960, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है? आपसे पूछा गया है क्यों बनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का क्या होता है? दाब बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। जितनी गहराई बढ़ेगी उसके साथ साथ द्रव का प्रेशर भी उतना ही, दाब भी उतना बढ़ता जाएगा, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, इसलिए बांध के नीचे की दीवारें भाई साहब मोटी बनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्न में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में सबसे अधिक जो तत्व अनिवार्य है वो कौन सा है? वो है जर्मेनियम। याद रखिएगा क्या है? जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैबर की प्रक्रिया किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है? तो हैबर की प्रक्रिया ये प्रयुक्त होती है भाई साहब ऑप्शन नंबर डी अमोनिया के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तापमान पर पानी ठोस और द्रव दोनों स्थितियों में होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पानी ठोस और द्रव ये दोनों ही स्थिति में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कैलामाइन एक अयस्क है किसका? अर्थात कैलामाइन किसका अयस्क है? कॉपर का, जिंक का, आयरन का या फिर एल्यूमिनियम का? तो ये है किसका भाई साहब? ऑप्शन नंबर बी जिंक का अयस्क है क्या? कैलामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तो मेलाकोनाइट ये धातु खनिज है किसका? ऑप्शन नंबर ए तांबे का खनिज है मेलाकोनाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? आप सभी जानते हैं, बार बार रिपीट होता है, ऑप्शन नंबर सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी सबसे अधिक आंवला, नींबू या फिर खट्टी चीजों में पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए सबसे अधिक आंवले में पाया जाता है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ध्वनि यात्रा करती है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, ये याद रखिएगा, बार बार रिपीट होता है और पूछा जाता है कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो भाई साहब अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ये यात्रा करते ट्रेवल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, सोनार मुख्यतः उपयोग क्या था? ये एक उपकरण है और उपकरण ये किसके द्वारा प्रयोग होता है? तो ये होता है भाई साहब समुद्री यात्रियों के द्वारा प्रयोग होने वाला एक उपकरण सोनार। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हीलियम।
याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एक्वाकल्चर, फिशिंग, एपीकल्चर या फिर पिसीकल्चर। देखिए, जिन छात्रों को यहाँ पर कंफ्यूजन होगा वो या तो इसका एक्वाकल्चर सोचेंगे या फिर फिशिंग सोचेंगे, लेकिन भाई साहब ये दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिसीकल्चर कहा जाता है तालाब और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है? तो यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वह कहलाता है गुरुत्व केंद्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कि मैनोमीटर यंत्र का उपयोग इनमें से किसे नापने में होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैसों के दाब को नापने में उपयोग होता है मैनोमीटर नामक यंत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के अध्ययन को कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा? तो भाई साहब पारे का स्तंभ गिर जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का निष्पादन समुद्र तल की तुलना में कैसा होगा? बेहतर होगा, समान होगा, निम्न होगा या फिर वायु के तापमान पर आधारित होगा? विकल्प सी सही है, निम्न होगा, अर्थात गिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ लिस्टर है। आधुनिक जो एंटीसेप्टिक सर्जरी होती है उसका जनक अर्थात उसका पिता कहा जाता है जोसेफ लिस्टर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 रडार का अर्थ क्या है? तो रडार का अर्थ क्या है भाई साहब? बार बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग है इसका सही अर्थ रडार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अर्थात बार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, इसलिए आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। कब? 1954 में। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? पुणे, गोवा, मुंबई या फिर कोलकाता? तो ये स्थित है गोवा में। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2017-18 के में पूछा भी गया था कि भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है, तो वह गोवा में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी, दुगुनी, तिगुनी या फिर चौगुनी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तिगुनी। जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? 3 गुना होती है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो बनता है काल्पनिक और सीधा। कैसा बनता है? काल्पनिक और सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक लेंस कैसा होता है? तो जो फोटोग्राफिक कैमरा होता है उसका जो अभिदर्शक लेंस होता है भाई साहब वो होता है उत्तल लेंस होता है, याद रखिएगा। और आज का क्विज आपके लिए है, आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में छापना है भाई साहब। आपको बताना है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? 22, 34, 28 या फिर 44? आप अपना सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसे लगी? मैंने आपको अभी तक एक भी बार नहीं कहा है कि वीडियो को लाइक करें या चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन अब आपसे जरूर कहूँगा यदि आपको ईमानदारी से हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस हमारे यूजफुल और नॉलेजेबल लगे होंगे, तो फ्रेंड्स वीडियो को अभी के अभी लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को जरूर दबा लेना। तो फ्रेंड्स यदि आपके पास कोई सुझाव भी है तो वो भी हमें कमेंट करके बताया करें। चलिए मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट दमदार धुआंधार वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।